वो मैंने कराया तो वो मेरे 10,000 के आसपास आया था। 10,000 रुपए? या उसमें क्या एक्स्ट्रा और फ्रॉन्क्स है वो आपने रिजेक्ट करी थी? तो हाँ, इसमें जो ड्रॉबैक्स में गाड़ी के थोड़ा बहुत बताता हूँ। प्लस पॉइंट तो यही है कि गाड़ी स्मूथ चलती है, नो डाउट। फील नहीं आती ना। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ पंच सीएनजी। और इसकी एक खास बात यह है कि पहाड़ों में भी चल चुकी है। 3 सिलेंडर के साथ सीएनजी कैसा काम कर रही है इसके बारे में आज हम जानेंगे, क्योंकि इसके ऑनर हमारे साथ हैं और उनसे पूछेंगे उनका जो 1 साल का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है, कितनी उन्होंने चला दी है, इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी आ रही है, और स्पेशली जो एक मिथ है या रियलिटी है मुझे नहीं पता कि सीएनजी में गाड़ी कैसे चलती है विद 3 सिलेंडर, तो उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये रुद्रप्रयाग साइड में ले जा चुके हैं दिल्ली से इसको। तो मैं स्वागत करता हूं मनोज जी का। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तुम्हारी वीडियो में। और मनोज जी, तो सबसे पहले ये बताइए कि पंच सीएनजी क्यों? पंच सीएनजी इसलिए ली थी, थोड़ा सा मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी रहती है, और मतलब जैसे लॉन्ग ड्राइव वगैरह जाओ या जिसका आना जाना ज़्यादा होता है तो उसकी ज़रा कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है, पेट्रोल से सस्ता पड़ जाता है। सस्ता पड़ जाता है, फैक्ट है। तो इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट था माइंड में, मतलब कुछ और देखा था आपने? और भी थे, जैसे फ्रॉन्क्स है आपकी, और ये क्या कहते हैं इसकी सेंट्रो का जो नया वेरिएंट आया है उसका एक्स्टर भी था हुंडई का। तो बस इसमें जरा थोड़ा सा ये प्लस पॉइंट है, इसका बूट स्पेस ज़्यादा था और ग्राउंड क्लियरिंग भी अच्छी थी। तो ये सब ध्यान में रखते हुए फिर मेरे को यही इकोनॉमिकली और मतलब बजट के हिसाब से सही लगी। तो मतलब एक्स्टर और फ्रॉन्क्स को आपने रिजेक्ट करके इसको लिया क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस ऊंचा था, और हाँ, क्योंकि ट्विन सिलेंडर में आता है तो आपको बूट स्पेस भी मिल गया। स्पेस भी था इसमें। तो आपने बोला भी अंडर बजट थी, तो कितने रुपए की पड़ी थी आपको ये मुझे मतलब ओवरऑल मतलब सब कॉस्ट लगा करके 8,50,000 की पड़ी। 8 लाख मतलब ऑन रोड आपके आरटीओ टैक्स वगैरह सब कुछ, मतलब ऑन रोड 8.5 का पड़ा है एवरीथिंग लाइक। तो 8.5 लाख की आपको ये पड़ी है। तो ये कितनी चला दी अभी आपने? अप्रोक्स अराउंड 6,000 किलोमीटर। 6,000 चल गई है। तो सर्विस तो अभी हुई नहीं होगी पेड सर्विस? इसकी मैंने जितनी भी अनपेड सर्विस करा दी है अभी तक, हाँ। मतलब तीनों कर चुका हूँ। हाँ। 1 साल हो गया, तो अभी पेड वाली नहीं कराई। पहले 2 तो मेरे को कुछ ही नहीं पड़ा, जस्ट लाइक नॉमिनल चार्जेस अराउंड 1500 के आसपास, वो ग्रीसिंग वगैरह करते हैं थोड़ा। इसमें कोटिंग कराई थी नीचे। अच्छा, नीचे कोटिंग कराई थी, एंटी रस्टिंग कोटिंग, तो अच्छा, उसके चार्जेस लिए थे। ठीक है ठीक है ठीक है। सेकंड में तो मुझे उतना लगा नहीं, वही फिर भी उन्होंने 500-700 रुपए ले लिए थे। 500-700 रुपए फ्री सर्विस के लिए? फिर वो भी किस चीज के चार्ज किए थे? वही कहते ग्रीसिंग वरीसिंग करते हैं, वो थोड़ा वो करते हैं जो उसमें नहीं आता सर्विसिंग। पागल बनाने वाली बातें हैं, कुछ ये ग्रीसिंग की तो जरूरत देखो नहीं। मुझे भी पता है कि ये मतलब बनाते ही है, प्लस ये शोरूम वाले हैं तो उनको अपना खर्चा भी निकालना होता है। बेसिकली अगर कोई अड़ जाए तो वैसे तो फ्री होता है, तो उसमें करते भी कुछ नहीं है, बिकॉज इंजन ऑयल भी चेंज नहीं करते और कुछ नहीं करते उसमें। अच्छा, उसके बाद पेड सर्विस कोई नहीं कराई अभी आप, क्योंकि 1 साल हो गया? पेड सर्विस अभी नहीं कराई मैंने। फिर लास्ट मतलब अभी मैं गांव जाने से पहले मैंने इसकी 3rd करवाई थी, तो अच्छा। उसमें मेरे को काफी पैसे इन्होंने लिए। रीजन बीइंग वो कह रहे थे पेट्रोल चेंज किया है, कूलेंट चेंज किया है, इंजन ऑयल, सॉरी इंजन ऑयल तो वो सर्विस ही हो गई वो तो? हाँ, ओवरऑल करा था। कह रहे फर्स्ट टाइम है, कह रहे 1 साल में एक बार ये कराना पड़ेगा आपको। तो वो मैंने कराया तो मेरे 10,000 के आसपास आया था। 10,000 रुपए? या उसमें क्या क्या कराया आपने? इंजन ऑयल चेंज हुआ? उसमें इंजन ऑयल चेंज हुआ, कूलेंट हुआ, ब्रेक के काम हुए, इसके ब्रेक्स भी खोले थे उन्होंने शायद, पता नहीं। और 6,000 में ब्रेक्स भी खोल दिए? हाँ 10,000 भाई, 6,000 नहीं, 10,000। अपनी गाड़ी 6,000 तो चलाई है अभी? हाँ, ब्रेक्स इन द सेंस इसके टायर उन्होंने पूरे डिसलॉज करके इसके जो भी देखे होंगे ब्रेक शू कितने हैं, हाइड्रोलिक। 6,000 में तो कुछ भी नहीं होता है, मतलब फिर भी ये सर्विस सेंटर वाले क्या कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रही। ये आई डोंट नो, बिकॉज अब आदमी जाता है जिसको उतना नॉलेज भी नहीं होता, फिर वो उसको टाइम भी नहीं होता इतनी आर्ग्यूमेंट करने की, तो वो बताते हैं कि एस्टिमेट कॉस्ट देते हैं। उन्होंने मुझे 8,500-9 हजार का एस्टिमेट दिया था, और जब मैं पे ऑफ करने गया तो 10,000 का बिल हाथ में दिया था। अभी मेरे पास पड़ा हुआ अभी ये बिल, तो मेरे को आप दे देना, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं लगा दूंगा। देखो पहली सर्विस 6,000 में चले, पहले नहीं थी, 3rd थी वो। हाँ, मतलब वही पेड सर्विस जो है फर्स्ट वाली। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये कौन सा वाला वेरिएंट है?
ये पंच का एडवेंचर है, मतलब बेस से एक ऊपर वाला बेस से एडवेंचर। ऊपर हुआ, हाँ। ठीक है, इसके अंदर 8.5 लाख रुपए का ये पड़ा था। हम्म। तो इसमें जैसे आपने बता ही दिया कि भाई एक्स्टर और फ्रॉन्क से वो आपने रिजेक्ट करी थी। हम्म। अब एक छोटी सी बात, जो इसके जो हेडलैम्प्स आते हैं उसका हाँ, इसमें जो ड्रॉबैक्स में गाड़ी के थोड़ा बहुत बताता हूँ। प्लस पॉइंट तो यही है कि गाड़ी स्मूथ चलती है, नो डाउट, और इसकी जो स्पीड लिमिट है वो भी ठीक ठाक है, और सीएनजी पे भी अच्छी पिकअप ले लेती है। बट पता नहीं लगता आपको, जैसे अगर 80-90 में भी चल रहे हो तो आपको, जैसे नॉर्मली हम सेंट्रो वगैरह जो चलाता था मैं पहले, उसमें ऐसा लगता था कि एक्सीलेटर बहुत दे रहे हैं, तो तब एक फील भी आती थी कि भाई ये 60 के ऊपर चल रही है, 80 पे चल रही है। बट इसमें ये है कि जैसे 100 भी टच करती तो आपको फील नहीं आ रहा अभी, मतलब कि हाँ यार इतनी तेज चल रही है। हाँ। तो 120-140 पे ऐसा लगता है नॉमिनल स्पीड पे आप चला रहे हो, बट बेसिकली फीलिंग ये आती है कि चल वैसी रही है 50-60 पर, कि रियलिटी में ये चल रही हाई स्पीड पे होती है। ये तो नो डाउट है, बिकॉज जब हम ओवरटेक वगैरह करते हैं तो पता लग जाता है। दूसरा, इसकी जो हेड लैंप्स का है, ये शुरू से ही इशू था। इसके जो लैंप्स हैं वो बहुत, मतलब हिल एरिया के लिए तो है ही नहीं, इवन प्लेन में भी रात को अगर आप चलोगे तो फोकसिंग इसकी ज्यादा लॉन्ग रेंज में नहीं है। आपको थोड़ा सा आपके आसपास का 30 मीटर 40 मीटर की रेंज में ही थोड़ा सा आपको नजर आता है। इवन हाई बीम भी इसका उतना कारीगर नहीं है, लो तो बिल्कुल ही लो है, वो तो 10 मीटर या लगा लो आप 15 मीटर तक ही आप देख सकते हो। हाई स्पीड पे अगर आप 80 पे भी चल रहे हो तो भी वो सक्सेस नहीं है। हाँ, मतलब ये इसकी लैंप का इशू तो है, लैंप का इशू है। लैंप का इशू। अच्छा, आपने बोला इसकी हाई स्पीड वगैरह पे, तो आप हाईवे पे, जैसे आप बोला कि भाई 2 बार आप इसको लेके गए हो हिली एरिया में भी, तो हिली एरिया में ले जाने पे आप यहाँ से गए होंगे दिल्ली एक्सप्रेस, जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, इस पे कितना स्टेबल रही है ये गाड़ी? देखो, स्टेबिलिटी के मामले में यूजुअली तो मैं ज्यादा स्पीड चलाता भी नहीं हूँ, बिकॉज बाकी जो है स्पीड हाईवे पे भी इसकी, मैं वही बताया आपको कि मतलब अगर 120-130 भी चल रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम इशू नहीं आती, पता भी नहीं चल रहा होता है कि भाई इतनी स्पीड में चल रही है। और यूजुअली 80 और 70 के बीच में मैं चलाता हूँ। ठीक है, अब आपने बोला हिल्स पे भी आपने चलाया, तो जैसे शार्प कट्स होते हैं हिल्स पे, ठीक है, रोड जो होती है वो स्टेडी नहीं होती है, स्ट्रेट नहीं होती है, तो वहां पे जब कट्स आप लेते हो तो वहां पे कुछ स्टेबिलिटी का कोई इश्यू आया, या वहां पे लगता है कि नहीं यार स्पीड कम करनी पड़ चाहिए? मैं हिल पे ज्यादा तेज चलाता भी नहीं हूँ, और ऑल वेदर रोड भी बन चुकी है, बहुत चौड़ी रोड है, अब तो 2-2 4-4 लेन हो गई है, पहले तो सिंगल ही होती थी हमारे टाइम पे, तब भी मैंने चलाई है। तो बैलेंसिंग का तो दैट डिपेंड्स ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने कंट्रोल में कितना आप कर्व ले सकते हो गाड़ी का। कभी शार्प टर्न वगैरह लिया है तो उसमें कुछ स्टेबिलिटी में? हाँ, शार्प टर्न 2-3 बार ही लेना पड़े, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि ऑल ऑफ सडन अपोजिट साइड से गाड़ी आ जाती है, तो देन यू हैव टू टेक शार्प टर्न या एडजस्ट करना होता, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, काफी स्टेबल है। बाकी आपने बोला 140 में भी आपने चलाया तो स्टेबल रहिएगा। हाँ, स्टेबल रही। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताइए, आपने कॉस्ट के बारे में बात करा और आपने बोला कि भाई गाड़ी सीएनजी की इंसान तब लेता है, आपने भी इसीलिए ली कि इसकी जो ड्राइविंग कॉस्ट है वो चीप पड़े, थोड़ा सा सस्ती पड़े। तो कितनी एवरेज ये दे रही है सिटी के अंदर, और कितनी स्पीड आप मेंटेन करते हो, और वहीं हाईवे पे कितनी एवरेज देती है और कितनी स्पीड आप मेंटेन करते हो? जहाँ तक इसकी एवरेज का सवाल है, ऑन रिटन तो मेरे को इन्होंने जो दिया था पेट्रोल सीएनजी बोथ 21 किलोमीटर टू 23 अप्रॉक्स दिया था पर लीटर के हिसाब से ना, और अभी तक तो वो मैं कैलकुलेट किया नहीं है, बट मेरे को लगता है कि अभी इसकी पूरी कह लो टूनिंग नहीं खुली या पूरी इसकी एवरेज नहीं खुली, वो मेरे को बात करनी पड़ेगी, बिकॉज मेरे को खुद लगता है थोड़ा सा तो लोअर साइड है, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि अराउंड 15 से 17 के बीच में दे रही है ये पेट्रोल। हाँ, पेट्रोल हो या सीएनजी में कितनी देती है? एक मतलब सिलेंडर अगर सीएनजी भरवाते हो 7 किलो, तो कभी नोटिस किया? हाँ, ये मैं आपको बता सकता हूँ, बिकॉज जब मैं इन दोनों को फुल कर देता हूँ तो नियर अबाउट आई थिंक 8 लीटर के आसपास आती है। 7 किलो 8 किलो, हाँ 7-8 के बीच में आती है। तो उसमें ये ऑन एन एवरेज आई थिंक 185-200 किलोमीटर तक, 185 या 150-180 के रेंज में आ जाता है। तो ये हाईवे की बात कर रहे हो या लोकल? लोकल में तो मैंने ऑब्जर्व किया नहीं, लेकिन हाईवे पे बता रहा हूँ। लोकल में तो कम है, लोकल में कम है, बिकॉज फुल करता हूँ तो कभी कभी ये आपका ये लगा लो 120-30 में दोबारा भरानी पड़ जाती है। अच्छा, हाँ। इतनी कम है इसकी एवरेज? मैंने नोट नहीं किया, बट मेरे साथ तो होता है। अच्छा, मतलब ये आप ऑब्जर्व किया, मतलब ऐसे कभी नापा नहीं, बट हाँ की जनरली, क्योंकि मेरी ज्यादा लंबी रेंज में तो चलती नहीं यूजली। जैसे मैं यहाँ से अपने घर भी जाता हूँ तो 15-12 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मेरी लड़की का स्कूल है लक्ष्मी नगर से 6-7 किलोमीटर है, तो जैसे मैं सीएनजी फुल करता हूँ तो 2 या 3 दिन 2 दिन तक चली जाती है, मतलब वन साइड
अप डाउन 2 times a day, 4 times a day, 5th टाइम में फिर भरनी पड़ती है। तो 7 किलोमीटर, 7 दूनी 14 किलोमीटर। तो उसके हिसाब से तो बहुत ही कम है। हाँ वही 14 किलोमीटर और 14 28 किलोमीटर 50 मान के चल लो। हाँ, हाँ। तो उसमें एक पॉइंट बच जाता है। आई थिंक इसका जो लास्ट इसमें अच्छा ये भी एक चीज है कि इसके जब हम सीएनजी भरते हैं तो उसके 4 पॉइंट्स आते हैं, 4। तो फर्स्ट 3 पॉइंट्स तो इसके बहुत जल्दी निकल जाते हैं। अच्छा। और जो लास्ट का एक पॉइंट रह जाता है जो मेन स्टार्टिंग वाला होता है वो थोड़ा बड़ा भी बना रखा है। आई थिंक उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो उस लास्ट पॉइंट में ही कम से कम गाड़ी 60 किलोमीटर तो चल जाती है। अच्छा तो फिर आप मान लो 40 to 60 क्योंकि 28 किलोमीटर आपने वैसे चलाई और लास्ट पॉइंट बचा हुआ है तो 50 वो, हाँ। तो फिर भी बहुत कम है, मतलब 100 किलोमीटर भी नहीं चल रही है। हाँ फिर भी कम है। अब ये हो सकता है कि भाई जो क्राउड है या कई बार बहुत स्लो ट्रैफिक रहता है, ट्रैफिक जैम होता है, उसकी वजह से है। आई डोंट नो। बट लॉन्ग रेंज में मैं जैसे गढ़वाल 2 बार गया हूँ। तो यहाँ से मैंने जब सीएनजी फुल कराई थी दिल्ली से, तो फर्स्ट सीएनजी मैं भराता हूँ आपका मेरठ पे। मेरठ पे भराता हूँ तो तब मेरे 2 पॉइंट उड़ चुके होते हैं। ठीक है, वो तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरठ भी यहाँ से 50 किलोमीटर मान लो मोटा मोटा। तो उसके बाद मेरठ मैं भराता हूँ हरिद्वार पे। चलो हरिद्वार में आपने फुल कराई, उसके बाद कहाँ भराते हो? हरिद्वार के बाद क्योंकि उसके तो कुछ है ही नहीं। हाँ, हरिद्वार के बाद ऋषिकेश है। ऋषिकेश में ये करता हूँ कि अगर उसमें जैसे एक आध पॉइंट खत्म हो जाता है तो फिर भी भर लेता हूँ, बिकॉज फिर ऊपर मिलता नहीं हमारे गढ़वाल में। तो ऋषिकेश में फिर फुल कर देता हूँ। तो फिर यूजली मैं कहते तो ऐसे हैं कि भाई लोड पड़ता है सीएनजी पे, तो मैं हाइट पे यूजली फॉर प्रिकॉशन से, और जो भी आप कह लो, हाइट पे मैं फिर पेट्रोल पे कन्वर्ट करके चलाता हूँ। और जैसे डाउन आता है या प्लेन आता है फिर उसको सीएनजी पे। तो डाउन जब आता है तो कितना, जैसे वापसी आते हुए आप सीएनजी पे चलाते होंगे? हाँ मोस्टली। तो वहाँ से कहाँ से स्टार्ट करके और कहाँ पे खत्म होती है? मेरा घर अगस्तमुनि में पड़ता है, रुद्रप्रयाग के आगे है, ठीक है। तो वहाँ से जैसे हम चलते हैं तो मोस्टली अपना श्रीनगर से बीच में थोड़ा सा आता है, बट श्रीनगर से काफी स्टीप डाउन मिल जाता है, डाउन आ जाता है। फिर उसके बाद सेकनीधार देवप्रयाग आता है, उसके बाद फिर पूरा स्टीप आता है नीचे ऋषिकेश तक। तो ये मेरी चल जाती है वापसी में भी, अप टू ऋषिकेश हरिद्वार तक आ जाती है। तो मतलब 200 किलोमीटर के आसपास चल जाती है, मतलब वहां से अगर चलो 200 तो कैसे बोल सकते हैं, बिकॉज क्योंकि वहां से हरिद्वार तो 200 किलोमीटर के आसपास है। इतना है? हाँ हाँ। या 180 तो बीच बीच में मैं पेट्रोल भी चलाता हूँ। हाँ वही मेरा जो कहना है कि 180 के आसपास, 150 और 80 के रेंज में आ जाती है। अच्छा, ये पहाड़ों की बात कर रहे थे आप? हाँ तो फिर तो ठीक है, फिर तो एवरेज ठीक है, क्योंकि अगर लोकल में ये 140 150 भी अगर चल रही है, हाँ। और हाईवे पे, क्योंकि हाईवे पे अगर आप चलाओगे तो मुझे लगता है ये 200 प्लस तो आराम से दे देगी। हाईवे पे मैंने नोट किया है इसका निकलता है रीजन बिंग आप गियर शिफ्ट नहीं करते, दूसरा आप एक कांस्टेंट स्पीड पे चला रहे होते, ब्रेकिंग वगैरह कम होती है, तो कांस्टेंट स्पीड पे आप जैसे 70s 80s के बीच में चला रहे हो तो इसकी स्पीड लिमिट भी इसमें सेट है। जैसे आप 80 को क्रॉस करते हो तो इसमें बीप की आवाज आने लग जाती है, वो स्पीड कंट्रोल के लिए आ जाती है। तो फिर आप ऑटोमेटिकली तो डाउन करते हो, भाई आप स्पीड में भी चला रहे हो तो फिर वो कुछ टाइम बाद ठीक है, फिर तो एवरेज ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये आपने फैमिली के लिए खरीदी थी, कभी इसमें 5 लोगों को बिठा के आप लेके गए हो गढ़वाल या जहाँ भी आप जाते हो? अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज फैमिली है, 4 बंदे हैं हम लोग, 4 फैमिली मेंबर्स हैं, लड़का लड़की वाइफ और मैं। तो अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं कि 5 बंदे में ले गए। हाँ, तो 4 लोग लेके गए हो? बेसिकली 4 ही गए। अभी हम जब रिसेंटली भी गए थे तो हम 3 गए थे, एक भाई थे, एक भाई का लड़का था मेरा भतीजा और मैं, मतलब। तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं पहाड़ों में चलने में या फिर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे तो गाड़ी देखो कहते हैं कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, वो सब कुछ तो ठीक है, बट ऐसे कोई मेरे को अभी तक ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कोई पॉजिटिव्स यार कि ये इसकी सबसे अच्छी चीजें लगती हैं मुझे अभी तक आपके चलाने के बाद? चलाने के बाद तो देखो मैंने गाड़ी तो जेन भी चलाई है, सेंट्रो चलाई है, मेरे पास कॉलिस थी पहले पापा की, तो मैंने कॉलिस भी चलाई है। कॉलिस का जो था वो उसका बैलेंस बहुत अच्छा था गाड़ी का, बड़ी थी लेकिन इवन देन ऑल्सो वो अच्छी चलती थी। सेंट्रो चलाई है, उसमें ट्रॉक आता था, पता लगता था कि गाड़ी उठ रही है, भग रही है, मतलब उसमें फील आता था। इसमें वैसे तो नहीं आता। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट मैं यही बोलूँगा कि अभी तक तो नहीं ली है तो अभी तो कुछ ज़्यादा मुझे पता नहीं लग रहा कि क्या खराबी है क्या नहीं है, वो तो लॉन्ग रन पे जब चलाऊंगा तो पता चलेगा। बट अभी तक जो मैं चला रहा हूँ, मैं यूजुअली बहुत कम चलाता हूँ बेसिकली, तो उतना मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो मैं अभी चला रहा हूँ उस हिसाब से तो स्मूथ भी लगती है, ठीक है, बैलेंसिंग इसकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लैंप्स की मैंने आपको बताई दी जो प्रॉब्लम है। बाकी इसमें थोड़ा एडेड फीचर्स डालने हैं, जैसे कि ये स्क्रीन वगैरह ये हो गई, ये तो आता नहीं है इसमें।
तो बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं जैसे इसमें भी है ब्लूटूथ वगैरह कनेक्टिविटी और म्यूज़िक वगैरह के लिए तो सब कुछ है इसमें वैसे दिया हुआ है, लेकिन आपको अगर अपग्रेडेड या थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड टाइप के कुछ करना है तो फिर उसमें पैसे लगा करके फिर करना पड़ेगा। वहाँ से इस वेरिएंट में ये लोग देते नहीं हैं, अब दे रहे होंगे तो आई डोंट नो। नहीं अभी भी नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा एक चीज़ और मैं पूछ रहा हूँ, जैसे आपने पॉजिटिव्स तो आप बता दिया कि भाई चलो बेसिक जो पॉजिटिव्स हैं, कुछ ऐसा कि 8.5 लाख रुपए लेने के बाद एटलीस्ट ये चीज़ें देनी चाहिए और ये इसमें कमी है, जैसे 3 सिलेंडर है ये, तो स्टार्टिंग में मॉर्निंग में कुछ साउंड एक्स्ट्रा करती है या वाइब्रेशन कुछ इसमें है, ऐसा कुछ है इस गाड़ी के अंदर? देखो अभी तक तो मैंने स्टार्ट करी है, सब कुछ चलाया, वैसे तो मुझे अभी तक कोई फील आया नहीं। दूसरा मैं जब स्टार्ट भी करता हूँ तो पहले कुछ टाइम पेट्रोल पे ही रखता हूँ गाड़ी को, पेट्रोल पे स्टार्ट करके 1-8 किलोमीटर पेट्रोल पे चल के फिर सीएनजी में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि ये सीएनजी से ही स्टार्ट होती है डायरेक्ट। हाँ ये सीएनजी से स्टार्ट होती है, मैं इधर से स्विच है इस पे तो उसको मैनुअली चेंज करता हूँ। अच्छा ठीक है, पहले आप स्टार्ट करके पेट्रोल पे चलाते हो फिर सीएनजी में लेके आते हो। तो और कोई इसके अलावा नेगेटिव्स इसके कुछ? हेडलैम्प तो आपने बता दिया। हेडलैम्प के अलावा तो मुझे कुछ वैसे और तो नेगेटिव कुछ लगता नहीं मुझे, बिकॉज मैंने सोच समझ के ली थी। काफ़ी फ्रेंड्स, एक मेरा फ्रेंड ने भी ली थी तो मैंने फिर इसके स्टडी भी किया था, तो इसके मतलब व्यूज़ भी अच्छे थे और रिव्यूज़ भी अच्छे थे। और जो मेरा फ्रेंड एक उसने पहले ली थी मेरे से 2-3 महीने, तो उसने भी चलाई थी। हाँ इसका वो कह रहा था कि उसके सेकंड गियर में प्रॉब्लम है, पर मुझे तो नहीं लगा इस गाड़ी में सेकंड गियर में प्रॉब्लम। हो सकता है वो गाड़ी टू गाड़ी डिपेंड। हाँ डिपेंड करता, प्लस ड्राइव पे भी डिपेंड करता है, कोई बंदा खींच के लगाता है, कोई नॉर्मली लगाता है, तो वो डिपेंड करता है। इसके स्मूथ है गियर्स, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से टक 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 लगा सकते हो, कोई दिक्कत। ठीक है, तो गियर्स स्मूथ हैं आपके, गाड़ी स्मूथ चलती है। 4 लोग बैठा के आप ले जा चुके हो। स्पेस कैसा है पीछे जो बैठे थे लोग उनमें? स्पेस इन द सेंस देखो बूट स्पेस तो बोला गया इसमें है, नो डाउट है भी, बट फिर भी अगर आप देखोगे कंपैरेटिवली तो जैसे नॉर्मल होता है, फील नहीं आती ना इसमें। जैसे आपने 2 बड़े बैग रख दिए या छोटे बैग रख दिए तो वो ऐसे लगता है पूरा भर गया। मतलब फिर भी जैसे हमारे नॉर्मल बूट स्पेस होता है मतलब दे रखा है, बिकॉज कंपैरेटिवली जिनका दे ही नहीं रखा उनसे तो बेटर है। हाँ एटलीस्ट कुछ तो है भाई, एटलीस्ट बैग्स तो आ सकते हो। हाँ इसमें आप ये कर सकते हो कि हुड लगा करके हुड पे रख सकते हो, ये कर सकते हो, बिकॉज इतना होता नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल आप अभी हैप्पी हो? हाँ ठीक है, लेग स्पेस वगैरह भी ठीक है इसमें, और पीछे पैसेंजर्स बैठते हैं वो भी कंफर्टेबल बैठते हैं क्योंकि काफी अच्छी सीट्स हैं इसमें, तो नो डाउट। दूसरा थोड़ा एसयूवी लुक दे रखा है, उसका वेरिएंट भी बताते हैं, पेपर में तो लिख के आता है ना, तो उस हिसाब से पीछे का स्पेस थोड़ा चौड़ा है, तो पीछे के स्पेस में भी जगह है, मतलब बैठ के आदमी मतलब रिलैक्स होके जा सकता है, ठीक ठाक जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल अभी खुश हो आप गाड़ी से? हाँ ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत, चलो होपफुली दिक्कत कोई आए भी ना, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले जो है टाटा के वो सुनते नहीं है, एक बार अगर दिक्कत हाँ ये थोड़ा सा इशू है इनका टाटा वालों का। जैसे मैंने उनको ये भी बताया, जैसे हमने स्टार्ट में बोला था कि फ्री सर्विस में ऐसे तो पैसा लेना नहीं चाहिए इनको, बट जैसे करके वो घुमा फिरा के ले ही लेते हैं, बट ठीक है। बाकी इनका मैं ये कहूँगा कि ठीक है, सर्विस इन द सेंस अदर पार्ट में थोड़ा सा उतनी वो नहीं है, प्रॉम्प्ट नहीं है, बट खींचतान के काम कर ही देते हैं। मतलब ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं आती ना, तो क्योंकि मैं 2-3 बार गया था ना सेंटर पे, तो जैसे कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह वाले आते हैं या कुछ प्रॉब्लम, तो वो मैं ये देखता हूँ कि वो आर्ग्यू ही कर रहे होते हैं इनसे, वो मतलब स्मूथ हैंडलिंग टाइप में ना कि हाँ सर हो जाएगा, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, पहले क्यों नहीं आया, ये वो चीजें खैर वो एक। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच आपका वीडियो में आने के लिए, और होपफुली हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा समझ में आएगा कि टाटा पंच अगर लेनी है तो क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते, स्पेशली जो सीएनजी वाला वेरिएंट है। हाँ मैं तो यही कहूँगा, अब तो देखो इन्होंने इसमें आई थिंक जीएसटी हटाने के बाद रेट्स वगैरह भी कम हुए हैं, कम कर दिया जीएसटी। तो हाँ अब लेने वालों के लिए तो थोड़ा और फायदा है, बट गाड़ी ओवरऑल अच्छी है, नो डाउट, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर।